नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। यूजीसी नेट में पेपर नंबर 2 एजुकेशन यदि आपने लिया है तो आप जानते ही हैं कि उसमें एक चैप्टर है टीचर एजुकेशन और उसके अंडर एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे हम नेशनल मिशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी कहते हैं। इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझेंगे। पहले कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखिए कि ये जो प्रोग्राम है ये एक फ्लैगशिप स्कीम है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम थी। सेंट्रल गवर्नमेंट बिना स्टेट की कोऑपरेशन के या उसको अपने साथ लिए काम नहीं कर सकती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो स्कीम्स होती हैं खासतौर से एजुकेशन से संबंधित, वो कौन सा डिपार्टमेंट देता है? वो देता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पुराना नाम MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसको हम RMSA से संबोधित करेंगे, इसको कौन से डिपार्टमेंट ने दिया? तो किताब में आप लिखा पाएंगे MHRD। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 में तो MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया था। अब और इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की वो ये है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत ये अभियान चलाया गया था। तो ये है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। लीडर कौन थे हमारे उस समय? देश के प्रधानमंत्री कौन थे? देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किसकी लीडरशिप में ये कार्यक्रम आया था तो आप कहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1 मिनट दीजिए मुझे आप। इससे पहले वाला वीडियो खराब हो गया था, इसलिए चेक करना ज़रूरी है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में लॉन्च किया गया, MHRD ने लॉन्च किया। उसका अब हम नाम MOE कहते हैं 2020 से। फिर फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यक्रम है। 2009 में लॉन्च किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। हमारे लीडर थे मनमोहन सिंह जी, ये आपको याद रहेगा। तो अब हम इस पूरे टॉपिक को गहनता से समझते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगी। कहाँ? सर्व शिक्षा अभियान। सुना है ना आपने सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान 9th पंचवर्षीय योजना थी। उसका जो मेन थीम था वो ये कि 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है 1 से लेके 8वीं क्लास की कक्षा, और हम ये मान के चलते हैं कि 1 से लेके 8वीं कक्षा तक के बच्चों की उम्र 6 से लेके 14 साल तक है। तो हमने कहा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी कि एलिमेंट्री एजुकेशन हमारे पूरे देश के स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए कंपलसरी है। क्लियर हो गई बात? वो जो स्कीम थी सर्व शिक्षा अभियान की 1997 से 2002 के बीच, ये हमारा नवा पंचवर्ष थे 1997 से लेके 2020। 2001 में SSA सर्व शिक्षा अभियान का लॉन्च हुआ। 2001 के बाद 8 साइकिल्स यानी कि 8 साल गुजर गए और 8 साल के बाद सर्व शिक्षा अभियान को ही ट्रांजिशन कर दिया गया, यानी कि उसी के स्वरूप को बदल कर अब आ गया हमारे पास RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि एलिमेंट्री एजुकेशन 8वीं तक की होती है, उसमें 9वां और 10वां और जोड़ दिया। यानी कि RMSA ये इंश्योर करता है कि हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं कम से कम वो 10वीं तक एजुकेशन पाए। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए, एक चीज़ समझिए। एलिमेंट्री एजुकेशन 1st से 8th, सेकेंडरी एजुकेशन 1st से 10th, यानी 9th 10th को आप सेकेंडरी कहेंगे। सीनियर सेकेंडरी किसे कहते हैं? 11th और 12th को। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किसकी बात करता है? सेकेंडरी एजुकेशन की। यानी सर्व शिक्षा अभियान 8वीं तक का एजुकेशन दे रहा था, इन्होंने उसको 9th 10th के साथ जोड़कर सेकेंडरी एजुकेशन बना दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती था कि हमें सिर्फ बच्चों को एडमिशन ही नहीं देना है, उनको रिटेन भी करना है, यानी कि रोक कर भी रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने एडमिशन तो ले लिया और फिर किसी स्थिति परिस्थिति के कारण वो स्कूल ही नहीं पहुंच पा रहा है और उसने अपने आप को एग्ज़ाम ही नहीं दिया, उसने स्कूल से नाम ही कटा दिया या नाम कटवाया ही नहीं, आना बंद कर दिया। तो वो कौन कौन सी हमारे चैलेंजेस थे वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये पॉइंट अगर आप समझ गए हैं तो अब चीज़ें आपको थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान, सबसे बड़ी बात ये
पार्टनरशिप के साथ था। स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के बगैर कोई भी सेंट्रल लेवल का कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट्रल लेवल को अगर हर एक बच्चे तक पहुंचना है तो स्टेट के माध्यम से ही पहुंचना पड़ेगा। स्टेट में फिर डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, ब्लॉक्स आ जाते हैं, क्लस्टर्स आ जाते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी RMSA का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल, क्या एम है इनका। इनका एम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए, कनेक्ट करना जरूरी है। SSA कहता था UEE, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ एक बात समझिए, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि पूरे यूनिवर्स में हम ये स्कीम लागू कर रहे हैं, नहीं, हम हमारे देश में ही ये स्कीम लागू कर रहे हैं। और अगर हम यूनिवर्सलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने देश के सभी बच्चों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो RMSA का जो थीम है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल है, यानी कि सेकेंडरी स्कूल तक, 10वीं तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त होनी ही चाहिए। और इनका क्या उद्देश्य था, स्कीम सीक्स टू एनहेंस, क्या क्या चीज़ें वो अपनी स्कीम के अंडर एनहांस करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी, उनको इम्प्रूव करेगी। तो ये 4 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो गुड क्वालिटी अवेलेबिलिटी। गुड क्वालिटी अवेलेबिलिटी का क्या मतलब, भाई एलिमेंट्री एजुकेशन तक तो आपने बच्चों के स्कूल बना रखे थे, 9वीं 10वीं का बच्चा कहाँ जाएगा, यानी नए स्कूल बनाने पड़ेंगे। नए स्कूल का मतलब है क्लासरूम्स बनेंगे, लाइब्रेरी बनेगी, लेबोरेटरी बनेगी, जितनी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए वो सब मिलेंगी, और टॉयलेट्स बनेंगे। ये स्पेसिफिकली उन्होंने नोटिफाई किया कि टॉयलेट्स बनने चाहिए, क्योंकि अब आप जैसे जैसे समझेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर जब हम कहते हैं कि हमें गुड क्वालिटी अवेलेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पर ये समझिए कि ज़्यादा क्लासेस बनाने की बात की गई। क्यों ज़्यादा क्लासेस बनाने की बात की गई, ताकि PTR यानी कि पीपल टीचर रेशो 30:1 रहे। प्यूपल PUPIL का मतलब होता है स्टूडेंट, और टीचर तो आप जानते ही हैं, उनके बीच का रेशो 30:1 होना चाहिए। कहने का मतलब एक कक्षा में 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, उन 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर होना चाहिए। अगर आप एक क्लास में 30 बच्चे रख रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्लासेस चाहिए और आपको ज़्यादा टीचर्स भी चाहिए, ठीक है। इसलिए ज़्यादा क्लासरूम होने चाहिए, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि आपने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है, यानी डिसेबल्ड बच्चे को भी आपको स्कूल में एडमिशन लेना है, आप मना नहीं कर सकते हैं, तो उसकी खातिर आपको अलग वॉशरूम भी बनाना पड़ेगा, उसकी खातिर आपको हैंड रेल भी बनानी होगी, रैम्प भी बनानी होगी। हर वो चीज़ जो उस बच्चे को स्कूल में एडजस्ट करने के लिए हेल्प करती है, आपको वो भी मुहैया कराना होगा, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये इनका पहला जो उद्देश्य था, गुड क्वालिटी अवेलेबिलिटी, अब आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स पेडागोजी भी आ जाएगी, टीचिंग एड भी आ जाएंगे, क्योंकि डिसेबल्ड बच्चा है तो उनको अपने करिकुलम को, अपने मेथड को भी रिवाइज करना होगा, तो वो भी आएगा, हम सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। दूसरी बात है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इन्होंने सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन देने का वादा किया है तो बच्चा एकदम टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको टेक्नोलॉजी के विषय में कुछ पता ही नहीं है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, दुनिया तो डिजिटलाइज्ड हो रही है और वो हो ही नहीं रहा। तो ICT को भी इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट तवज्जो दी। तीसरी बात थी कि अफोर्डेबल और एसेसिबल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, भाई हर एक बच्चे के लिए स्कूल में जाना सुविधाजनक हो। इसके लिए इन्होंने एक प्रावधान दिया कि हर एक क्षेत्र में कम से कम 5 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल हो, मतलब जिस बच्चे की पहुंच से कम 5 किलोमीटर तक स्कूल होना ही चाहिए, ठीक है ना। और इन्होंने ये भी कहा कि कोई भी SC ST OBC या फिर लड़कियां या फिर माइनॉरिटीज़ या फिर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप या कम्युनिटीज़ अछूते ना रह जाएं, सबको एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होना ही है, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा कि एक तो सुगमता से एजुकेशन मिले और सबको मिले। चौथा पॉइंट इनका वही है कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, SC ST OBC जो भी मैंने आपको भी बताया, लड़कियाँ भी हैं उसमें, माइनॉरिटीज़ भी हैं। सेकेंड पॉइंट भी इनका यही है कि भाई जो जेंडर है, सोशियो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी बैरियर्स, किसी तरीके के बैरियर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कियां पढ़ने के लिए आ गई हैं और लड़कियां नहीं आई हैं और लड़के पढ़ने के लिए आ गए। लड़कियां भी आए, लड़के भी आए, एक ही स्कूल में आए, पढ़ें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी नेशन का ग्रोथ तभी हो सकता है जब जेंडर इनइक्वालिटी ना हो, किसी तरीके का भेद ना हो। उसके अलावा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा कौन से सामाजिक परिवेश से आता है, कौन से तबके से आता है, गरीब है या अमीर है, सबको पढ़ने का अधिकार है। सबको आप
कोई बैरियर बना के नहीं रखेंगे, सबको आप सुगमता से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कोई डिसेबिलिटी बैरियर नहीं होगा। पहले शब्द इस्तेमाल किया जाता था विकलांग, मोदी जी ने उसको दिव्यांग कहना शुरू किया। कोई भी बच्चा जो दिव्यांग है किसी वजह से, कोई भी डिसेबिलिटी है उसके अंदर, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है या फिर ऑटिज्म है या फिर डिसलेक्सिया है, ये तो मैंने कुछ नाम बताए हैं, कई विस्तार हैं जिन्हें हम अब कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, वो भी बच्चे अब एक मेन स्ट्रीम में आएंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है, यानी इन बच्चों के लिए भी किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं होगा। जब हम किसी भी तरीके का कोई बैरियर नहीं रखेंगे तभी तो हम कहेंगे कि यूनिवर्सलाइजेशन एसेस हो रहा है। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब ही क्या है कि हमने हर एक बच्चे को लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा थोड़ा सा स्लो है, स्लो लर्नर है या फिर किसी और तरीके का उसमें इस तरीके की उसमें दिक्कत है कि वो बच्चा मेन स्ट्रीम में अभी तक लाया नहीं गया था, अब लाया जाएगा, तभी आप कहेंगे ना कि यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है। मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में बताया कि ये स्कीम 11th पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी और इस स्कीम का ये मानना था कि हम 2017 तक यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना तक सारे बच्चों को यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत ले आएंगे, यानी कि सारे बच्चों को हम 9th-10th में एनरोल कर ही लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये प्लान करके चल रहे थे। चलिए एक और चीज़ समझिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एसएसए आया था और एसएसए के 8 साइकिल कंप्लीट होने के बाद इन्होंने एसएसए यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन तक देने का जो एक प्रावधान था एसएसए में, उसको ट्रांजिशन कर दिया, उसको बदल दिया और उसमें सेकेंडरी एजुकेशन देना अब इन्होंने फ्री और कंपलसरी अरेंजमेंट उन्होंने किया, ठीक है ना, यही इसमें दे रखा है। ठीक, चलिए ये जो यूईई है ये हमेशा एसएसए के कॉन्टेक्स्ट में ही इस्तेमाल किया जाएगा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। याद रखिएगा, इस यूईई को आप आरएमएसए के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैंने पहले भी अभी आपको बता दिया था कि क्या है यूईई। चलिए अब ये तो चलिए सब समझ में हो गया। अब ऑब्जेक्टिव्स तो इनके क्लियर हैं, अब उस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इनको क्या क्या करना था उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमने ऊपर बात की है उसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दोबारा आएंगे। नए नए स्कूल्स बनाने, भाई जाहिर है आपने अभी तक एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सिस्टम बना रखा था, स्कूल की बिल्डिंग भी वैसे ही थी, अब आपको सेकेंडरी क्लासेस तो खोलने ही पड़ेंगे ना, 9-10 तो खोलना ही पड़ेगा और 9-10 में तो बहुत कुछ प्रैक्टिकल से संबंधित भी है, तो डेफिनेटली आपको नए स्कूल्स खोलने पड़ेंगे या जो एग्जिस्टिंग स्कूल में उसमें नया ब्लॉक या फिर नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। और आपको ये ध्यान रखना है प्रॉपर क्लासरूम होंगे, लाइब्रेरी होंगी, लैब्स होंगे और प्रॉपर टॉयलेट होगा। अभी अभी हमने ये जिक्र किया कि क्योंकि डिसेबल्ड बच्चों को भी आप ले रहे हैं तो फिर आप इस बात को इंश्योर करेंगे कि रैंप होगा, हैंड रेल्स होंगे और हर वो सुविधा एसेसिबल जो बनाए स्कूल को बच्चों के लिए वो सुविधा आप देंगे, ठीक है ना। चलिए अब तो लिफ्ट्स भी आने लग गई हैं। चलिए ये जो क्लासरूम्स बनाने की बात हो गई, मतलब स्कूल बनाया जा रहा है तो स्कूल 5 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए, ये इन्होंने पक्का किया कि भाई 5 किलोमीटर की रेडियस में वो स्कूल बनना ही चाहिए। अगर मान के चलिए कि कोई कम्युनिटी एक जगह पर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो फ्री नहीं है अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए, या फिर वो हिचकिचाहट करते हैं या फिर वो नहीं भेजना चाहते, तो हमें इंश्योर करना है कि हम उनके उस रेडियस में स्कूल बना के दे दें ताकि हर वो तबका जो अभी अपने बच्चों को बाहर निकाल के पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा है उसको भी एजुकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत इनका इनिशिएटिव था और इनका टारगेट था, वो सुन लीजिए। देखिए 2005-6 ये लॉन्च हुआ है, 2009 में हम बात कर रहे हैं। 2005-6 में 9th और 10th करने वालों का टोटल परसेंटेज हमारे देश में 52.26 था, 52.26% ही था सिर्फ। इन्होंने कहा कि 2012-13 तक, 2009 में तो स्कीम लॉन्च ही हुई थी, 2009-10 में इन्होंने कार्य करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि 12-13 तक हम 75% बच्चों को एनरोलमेंट कर लेंगे 9-10 में, और एनरोलमेंट ही नहीं करेंगे, उनको रिटेन भी करेंगे, यानी कि वो पास होके ही जाएंगे, ऐसे नहीं कि एडमिशन लेके चले जाएं, आना बंद कर दें। और इन्होंने कहा कि 2017-18 यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हम 100% बच्चों को एनरोल कर लेंगे। इसका मतलब हो गया ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो,
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, टोटल बच्चों का कितना हम परसेंटेज ले लेंगे, 100%। कितने में, 2012-13 तक तो 75% एनरोल कर लेंगे, और तब से लेके 2017-18 तक, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना आने तक बढ़िया काम कर देंगे, 100% बच्चों को ले लेंगे। चलो बहुत बढ़िया बात है। आपने स्कूल बना लिया, आपने बच्चों को ले आए, लेकिन क्या वो स्कूल चल सकता है जब तक कि टीचर की फैसिलिटी ना हो? नहीं हो सकता ना। तो इन्होंने उस पर भी ध्यान दिया, इन्होंने इंश्योर किया कि ये प्रॉपर फैसिलिटीज दें, ना केवल टीचर्स को बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ को भी। पहले फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि स्कूल बहुत रिमोट एरिया में है, बहुत दूर है, एक्सेसिबल नहीं है, तो इन्होंने टीचर्स को रेजिडेंस देना है। और फैसिलिटीज़ देने का मतलब ये भी होता है कि टीचर को आप प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, करिकुलम में कोई रिविजन्स हैं तो वो बताएंगे, उनको टेक्निकली साउंड करेंगे, उनको डिजिटलाइजेशन के फॉर्मेट में लेकर जाएंगे, नई पेडागोजीज बताएंगे, टीचिंग एड्स के बारे में बताएंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, वो सब चीज़ें आप टीचर को पूरी तरीके से ग्रूम करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के जरिए, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए आप अपने टीचर को पूरी तरीके से हर सुविधा मुहैया कराएंगे। रीडिंग आर्टिकल, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स आप उनको देंगे जिससे वो ग्रूम करें, ठीक है। इसके अलावा ना केवल टीचर्स को बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ को भी, नॉन टीचिंग स्टाफ मतलब लाइब्रेरियन हो गए, आपके अकाउंटेंट हो गए, क्लर्क हो गए, या फिर जो स्पोर्ट्स क्लब चलाते हैं, स्पोर्ट्स के टीचर्स हो गए, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वो हो गए यहाँ पर। इसके अलावा लैब असिस्टेंट हो गए, और जो आपका टेक्निकल स्टाफ है जिसे आप IT स्टाफ भी कहते हैं, ये सारे आपके नॉन टीचिंग स्टाफ हो गए। इनको भी आप जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, जो ग्रूमिंग चाहिए, वो आप देंगे। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप सोचिए कि जब हमारा जो चैनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, अगर वो खुद ही प्रोफेशनली सारे डेवलप्ड हैं, स्किल हैं, तो फिर स्कूल का एजुकेशन सिस्टम तो बेहतर ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ बच्चों को एनरोल कर लिया और पास होके चले गए कैसे भी करके, नहीं, सीख के जाएगा बच्चा। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा इन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को कोई भी स्कूल इस वजह से एडमिशन देने को मना नहीं कर सकता कि उसका जेंडर क्या है। आपको लड़का लड़की दोनों को पढ़ाना है, कौन से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से आ रहा है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर बच्चा डिसेबल्ड है, जैसा कि हमने कहा दिव्यांग है वो बच्चा अगर, या फिर उसमें थोड़ी सी माइल्ड डिसेबिलिटी है, या फिर उसमें कोई लोकोमोटिव किसी तरीके का उसमें थोड़ा सा फ्लॉ आ गया है, ठीक है ना, लोकोमोटिव हैंडीकैप बोलते हैं हम उसको, अगर वो है, ऑटिज्म है, या फिर डिसलेक्सिया है, कुल मिलाकर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अगर कोई बच्चा किसी भी फॉर्मेट में ज़्यादा या कम डिसेबल्ड है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, तो आपको उसको इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए कि आप 2 शब्द पढ़ेंगे, IEDC, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत। बच्चा जो डिसेबल्ड बच्चा है क्लास में आएगा, क्लास का एटमॉस्फेयर जैसा था वैसा ही रहेगा, वो अपने आप को अडेप्ट करेगा, वो अपने आप को एडजस्ट करने की उसमें कोशिश करेगा। ये था पहले का सिस्टम। फिर क्या आया? फिर आया IEDSS। इसका मतलब होता है, ये ध्यान रखिए, इंटीग्रेटेड था, पहले वाला इंटीग्रेटेड था, ये क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज। अब आप इंक्लूसिव एजुकेशन करेंगे। इंक्लूसिव का क्या मतलब है? इंक्लूसिव का मतलब है आप अपने क्लास को रीस्ट्रक्चर करेंगे, आप अपनी टीचर मेथडोलॉजीज को बदलेंगे, आप इस बच्चे को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे जो इसके हिसाब से बनाया गया है, जहां पर आप सारे बच्चों के साथ इसको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। यहाँ एक और बात याद रखिए, IEDSS जब आया था तो गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स हॉस्टल की बात हुई थी कि लड़कियों के लिए हॉस्टल होने चाहिए, और वोकेशनल कोर्सेज की बात भी इसी दौरान की गई थी, इसी के तहत की गई थी, ठीक है। IEDSS याद रखेंगे ना आप। इंटीग्रेटेड जहां बच्चे को खुद को अडॉप्ट करना है, इंक्लूसिव जहां आपको उसको उसके हिसाब से खुद के अंदर बदलाव लेकर आने हैं, आपको खुद को ग्रूम करना है, आपको अपना करिकुलम उस हिसाब से पेश करना है, रिवाइज करना है, उस तरीके की एक्टिविटी करानी है, और आपको अपना रीस्ट्रक्चर करना है, पूरा फॉर्मेट, करिकुलम भी, स्टडी पैटर्न भी उस बच्चे के हिसाब से। ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। और ये है इंक्लूसिव एजुकेशन का जादू कि कोई भी बच्चा जो भगवान न करे किसी भी कारण से डिसेबल्ड है, जिसको पहले सोसाइटी एक्सक्लूड कर देती थी, अब एजुकेशन उसको इंक्लूड कर रही है, और बहुत बच्चे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हाँ, ये और बात है कि इस तरीके के बच्चों को हमारे ये इतने प्यारे बच्चे होते हैं, ये
इनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम लिखने में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, मोटर स्किल्स उसके उतने डेवलप नहीं है या फिर वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, तो स्क्राइब दे देते हैं। बाकी बच्चों को अगर 3 घंटा मिलता है एग्ज़ाम लिखने के लिए तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, 1 घंटा या कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो फैसिलिटी भी इनको दी जाती है कि भाई आओ एक मेन स्ट्रीम में आ जाओ और मेन स्ट्रीम में आके अब आप पढ़ाई कीजिए, और जो सुविधाएं देनी है स्कूल को वो हम देंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आ जाता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको समझें। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है कि जब हम हमारे जैसे स्टेक होल्डर से या इंस्टीट्यूशन से बात करते हैं, मशवरा लेते हैं, डायलॉग करते हैं और उनकी हेल्प लेते हैं, असिस्टेंस लेते हैं, उनका कोऑपरेशन लेते हैं, तो आप कहेंगे कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से ग्रूम कर रहे हैं। तो NCERT का उद्गम हुआ था 1961 में। तो NCERT की मदद लेना तो डेफिनेटली बेहतर है। इसके अलावा NCERT ने RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इनके साथ कोलैबोरेट किया और इनको कहा कि हम आपको टेक्निकल सपोर्ट देंगे। यानी कि ये कोलैबोरेशन का एक जादू बता रही हूँ मैं आपको कि NCERT जो 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था, उसने RMSA जो 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था उनको बताया, उनके साथ कोलैबोरेट किया और उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया, क्यूरिकुलम डेवलप करने में हेल्प की। उसके बाद इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किए जो टीचर को एनहांस करने के काम आते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प किया, और NCERT ने एक PAC बनाया यानी कि प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी। इस PAC यानी कि प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी के हिसाब से NCERT ने कुछ इनिशिएटिव्स और कुछ प्रोग्राम्स को अप्रूव किया कि ये प्रोग्राम हम अप्रूव कर रहे हैं, आप इनको इनिशिएट कीजिए। जब RMSA उनके अप्रूवल पर किसी प्रोग्राम को या किसी इनिशिएशन को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, तो जो इन्होंने लक्ष्य लिया था एक अचीव करने का, ये इंश्योर करता है कि ये उस लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना, उस लक्ष्य को अचीव कर लेगा। तो ये तो NCERT का मैंने आपको फ़ायदा बताया। उसके अलावा और भी एजेंसीज हैं जो इनको हेल्प करती हैं ग्रूम करने के लिए, जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप NUEPA कहते हैं। ये डेटा कलेक्ट करती है, फिर डिटेल प्लान बनाती है कि स्कीम को और किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। स्कीम तो आपने बना ली है, आप पूरा डाटा इकट्ठा करेंगे टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसा रिजल्ट आ रहा है, क्या करिकुलम है, क्या पेडागोजीज हैं, क्या मेथोडोलॉजीज हैं, और फिर उसमें किस तरीके के इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि टास्क बड़ा है ना और टास्क प्रॉपर अचीव होना चाहिए। फिर DI, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं। SCERT, जैसे NCERT नेशनल लेवल पर है, ऐसे ही SCERT स्टेट लेवल पर होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर SIS, स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, ठीक है, ये समग्र शिक्षा अभियान के अंदर आता है और ये क्वालिटी को एक्सेस करता है। यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि ये जो IEDSS है, ये भी समग्र शिक्षा अभियान के अंडर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है SIS, ये क्वालिटी को एक्सेस करता है कि क्वालिटी को देखेगा और उसको और बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। तो ये फ़ायदा होता है हमारा RMSA जब कोऑर्डिनेट करता है NCERT के साथ और बाकी की एजेंसीज के साथ, तो इसको सपोर्ट तो मिलता ही है कि इसको RMSA के अंडर जो भी इसने टारगेट्स लिए हैं उनको कैसे फुलफिल करे। उसके अलावा इसको अलग अलग रेफरेंसेस भी मिलते हैं कि वो किस तरीके का फेयर और इम्पार्शियल मेथड से पढ़ा सके, कितना फेयर हो जाए, कितना इम्पार्शियल हो जाए, एक सुगमता के साथ वो पढ़ाए, ठीक है, समानता के साथ भी पढ़ाए। और इसके अलावा इनका RMSA क्या करता है, इनिशिएट एंड प्रमोटिंग डायलॉग विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। ये इंस्टीट्यूशंस भी हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो जुड़े लोग होते हैं, स्टेक होल्डर आप उनको कह सकते हैं, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जैसे कि SDMC, स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, जिसे हम स्कूल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग कमेटी भी कह देते हैं। तो ये भी स्टेक होल्डर्स होते हैं और इनको पूरा हक होता है कि स्कूल को अपने तरीके के मशवरे दें, अगर कोई कमियां हैं तो उनको इंकित करें और उनको इंकित करने के बाद स्कूल्स को कहें कि इसको इम्प्रोवाइजेशन करिए और फिर वो चेक भी रखते हैं, ठीक है ना। तो वेरियस स्टेक होल्डर्स से जब आप कांटेक्ट करते हैं, उनसे डायलॉग्स करते हैं, तो आपको क्वालिटी इश्यूज़
को एनहांस करने में मदद मिलती है। अगर कोई क्वालिटी कम हो रही है तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं, और आप जो सेकेंडरी एजुकेशन में जो जो फ्लॉज हैं उनको भी आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा RMSA ने क्या किया, ICT मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको बहुत ज़्यादा एनहेंस करने पर काम किया। डिजिटलाइजेशन कितने ज़ोर से देश में चल रहा है, तो ऑफ कोर्स अगर आपको एक एजुकेशन देनी है तो कम से कम 9वीं 10वीं का बच्चा एक बेहतर तरीके से कंपैटिबल होकर समाज में निकले, ये इनका मुख्य उद्देश्य था ICT को स्ट्रेंथन करने के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर वेरियस स्टेक होल्डर, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का मतलब ही होता है कि प्रोफेशनली अगर हम किसी को डेवलप कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि आप उसकी कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए, ये सेंट्रल लेवल में भी और स्टेट लेवल पर भी, जहां पर आप टीचर्स को तो एजुकेट करेंगे ही, सेंट्रल लेवल पर भी स्टेट लेवल पर भी। टीचर कौन, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, और टीचर एजुकेटर को भी आप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में एनरोल करेंगे। टीचर एजुकेटर कौन होते हैं, वो लोग जो टीचर को मेंटर करते हैं, जो वर्कशॉप्स लेते हैं, जो सेमिनार्स लेते हैं, जिन्हें हम रिसोर्स पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो इनको भी मेंटर करने के लिए इनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम दिया जाता है, ताकि बहुत बेहतरीन तरीके से जो प्रोग्राम है, जो स्कीम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ठीक, अच्छा, जब हम इस तरीके के एक्सरसाइजेस करते हैं, इस तरीके के हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उससे होता क्या क्या है। एक तो क्यूरिकुलम रिफॉर्म आता है। भाई पहले आपने जो क्यूरिकुलम पढ़ाया उसमें बहुत सारी चीज़ें अब रिवाइज हो गई हैं, हम बच्चों को सेंसिटिवली समझते हैं, हर बच्चे को एनहांस करने की कोशिश करते हैं, हम उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दुनिया भर की चीज़ों पर काम करते हैं। तो क्यूरिकुलम रिफॉर्म हम कर पाते हैं अगर हम इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स के तौर पर स्टेक होल्डर्स को ग्रूम करते हैं, तो क्यूरिकुलम रिफॉर्म आता है, क्यूरिकुलम में रिविजन आता है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो लोग CBSE से जुड़े हैं उन्हें पता है कि CCE पैटर्न हमारे यहाँ भी 2009 में आया था, 2017 में बंद हो गया था। CCE का मतलब क्या है, मतलब इवैल्यूएशन, आप क्यूरिकुलम तो रिफॉर्म कर ही रहे हैं, आप इवैल्यूएशन मेथड भी बदल रहे हैं। इवैल्यूएशन मेथड मतलब बच्चे का आकलन करने का, मूल्यांकन करने का तरीका। इसका क्या मतलब था, CCE का क्या फ़ायदा था, भाई एक रॉट लर्निंग ना हो, बच्चे ने रट्टाफिकेशन किया और एग्जाम में लिखाया। कुछ बच्चे मैथमेटिक्स का सवाल भी पूरा याद करके उसको एज इट इज़ लिख कर आ जाते थे अगर वही सवाल आएगा तो। कुछ बच्चे याद करने में अच्छे नहीं हैं। तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में दो मापदंड होते थे, एक स्कोलास्टिक यानी कि जो पढ़ाई की है उसके बेसिस पे, और को स्कोलास्टिक, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, बच्चे के सामने अलग अलग उसका बिहेवियर पैटर्न, दुनिया भर के कई बुलेट्स थे, उसके बेसिस पे हम बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे। तो ये CCE पैटर्न था। ठीक है, तो यानी इवैल्यूएशन का पैटर्न भी बदलता है और एग्जाम रिफॉर्म्स भी आते हैं। एग्जाम रिफॉर्म का मतलब है कि अगर हम एग्जामिनेशन कोर एग्जाम ले रहे हैं, एक बड़ा वेटेज का हमने क्वेश्चन दे दिया, तो हो सकता है कि अब हमें उसको कट शॉर्ट करना चाहिए, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चंस देने चाहिए, बच्चे को क्रिटिकली हमें एनालाइज करना चाहिए। ठीक है ना, तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, इवैल्यूएशन रिफॉर्म्स और हमारा क्यूरिकुलम में रिफॉर्म यानी कि बदलाव आते हैं, हम चेंजेस लेकर आते हैं। इसके अलावा प्रोमोटिंग रिसर्च स्टडीज ऑन क्वालिटी एस्पेक्ट, रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिसर्च होता है तो दुनिया भर की चीज़ें पता चलती हैं। टीचर का बच्चे के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, टीचर को क्लास में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे के साथ एक अच्छा रेपो, एक अच्छी पोजीशन बना के कैसे रहें, हर एक बच्चे को कैसे समझें, हर एक बच्चे तक कैसे पहुँचें, हर एक बच्चे की क्रिएटिविटी कैसे एनहांस करें, हर एक बच्चे को, शायद बच्चे को कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं, क्या पेडागोजीज इस्तेमाल करें, क्या मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। दुनिया भर की चीज़ें अगर रिसर्च के माध्यम से ही एक टीचर को पता चलती हैं, जब रिसर्च के माध्यम से हम उन चीज़ों को साइकोलॉजिकली हम बच्चों को कैसे डील करके उसका बेस्ट निकाल सकते हैं वो हम करते हैं। तो इवन टीचर्स पर भी ये सब रिसर्च होते हैं ताकि टीचर को कैसे ग्रूम करना है वो हमें पता चले। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है, बढ़िया हो जाती है। और इससे क्या फ़ायदा होता है, स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एंड कोलैबोरेशन विद डिफरेंट एजेंसीज। भाई आप ये सब काम करेंगे, आप अलग अलग एजेंसीज से कांटेक्ट करेंगे तो उन अलग अलग एजेंसीज से आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, कुछ नए आविष्कार आप तक पहुँचेंगे, किस तरीके से पैटर्न्स होने चाहिए पढ़ाई के, लिखाई के, इवैल्यूएशन के, एग्जाम्स के, और किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बहुत सारे विस्तार है, ये कुछ मैं आपको बता रही हूँ। तो वो हेल्प करता है इनको अलग अलग तरीके से। जैसे कि भाई आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है उनसे, या फिर SCERT है, या जो स्कूल बोर्ड है, इन सब से आप फीडबैक ले सकते हैं और इन सब से फीडबैक लेकर आप बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पर ये पूरा लेक्चर लेने के बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि NCERT ने RMSA को एक और रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने कहा कि भाई आप अपने टीचर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो कीजिए, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम तो कीजिए, लेकिन नीड बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। नीड बेस्ड अप्रोच यानी जिस परिवेश में आप हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उसके हिसाब से आप नीड अप्रोच प्रोफेशनल डेवलपमेंट कीजिए। जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर बच्चे के साथ टीचर एक कंफर्टेबल तरीके से उसको ग्रूम कर सके, इस पे आप टीचर को ट्रेनिंग दीजिए। ये नहीं कि हमने सिर्फ टीचर को बुलाया और जो करिकुलम में जो नए एडिशंस थे वो बता दिए, नहीं। अगर उसको टेक्निकली साउंड करना है तो करिए, अगर उसको प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस बताना है तो वो बताइए। जो नीड है सोसाइटी की उस समय, उसके हिसाब से उनको ग्रूम कीजिए। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी सोसाइटी किस तरीके से चल रही है और बच्चे को आपको कैसे ग्रूम करना है वो पता चलेगा। करिकुलम आप बेहतर बना सकते हैं, स्किल आप बढ़ा सकते हैं और टीचर्स की कैपेसिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं। आई होप इतना समझ में आया आपको। ये RMSA के अंडर है। अब कोई भी सेंट्रल लेवल का प्रोग्राम बिना स्टेट के काम नहीं करता, तो फंड कहाँ से आएगा? तो सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों फंड्स को बांट के चलते हैं। अब कैसे बांट के चलते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, बोर्ड में बिल्कुल जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख रखा है, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी, पेंसिल से लिखा है। एक है हमारा NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम आते हैं। यहाँ के जितने भी RMSA हैं, ठीक है, उनमें 90% फंड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% फंड देगा हमारा स्टेट, ठीक है। किसमें? NER में, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। लेकिन जो नॉन NER है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नहीं आते हैं, जो नॉन NER हैं, जैसे कि बिहार, गोवा, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें 75% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% फंड स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने से या फिर उसको साझा करने से जो डिस्पर्सल है वो भी इजी हो जाता है और हर एक स्टेट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने हिसाब से उसको खर्च करके अपने एजुकेशन सिस्टम को एनहांस करने की कोशिश करता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, कुछ भी पॉइंट छूटा नहीं है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जब आप RMSA पढ़ेंगे तो ये लोगो देखेंगे। मैं पहले आपको लोगो बता देती हूँ। लोगो कुछ ऐसा है कि एक पेंसिल है, पेंसिल की नोक ऊपर है और ये है पेंसिल का पीछे वाला पोर्शन, ठीक है। पेंसिल की नोक ऊपर है, तो पेंसिल की नोक ये है और ये जो कलर है इस पेंसिल में वो हमारे भारत के देश के झंडे का कलर है, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो ये वो पेंसिल बनी हुई है और इस पेंसिल के यहाँ नीचे एक किताब बनी हुई है, खुली हुई किताब, उसका रंग भी सैफरन, वाइट एंड ग्रीन है, केसरिया, सफ़ेद और हरा है। इसके ऊपर इस तरीके से एक ओवल बना हुआ है, सेमी सर्कल बना हुआ है और इस सेमी सर्कल के अंदर हमारे चक्र का रंग है नीले रंग का। इसके ऊपर यहाँ पर तो पेंसिल की नोक इन्होंने प्रॉपर दिखा रखी है और यहाँ पर 4 बच्चे इधर और 4 बच्चे इधर, मैं इनको बच्चे ही मान रही हूँ जो वाव कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स बनाए हैं जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को मेरे ख्याल से दर्शाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ। ये जो कलर है ये मैप के कलर है, इंडिया के मैप के कलर हैं। पेंसिल में जो कलर है, किताब में जो कलर है वो इंडिया के मैप के कलर हैं। इंडिया के मैप का कलर ये दर्शाता है कि एजुकेशन जो है वो पूरे देश के बच्चों के लिए है, ठीक है। क्योंकि RMSA सेकेंडरी एजुकेशन तक की बात करता है, तो ये एम्फेसाइज करते हैं कि इंडिया का मैप ये दर्शाता है कि जो नेशनल रीच है एजुकेशन की वो सबके लिए है, ठीक है ना। हर एक बच्चे को, हर एक कोने के बच्चे को जो 9वीं और 10वीं में आना चाहता है उसके लिए एजुकेशन सबके लिए है, उस सब किसी भी तबके से आता हो। फिर इसके बाद ये किताब तो डेफिनेटली नॉलेज और लर्निंग को दिखाती है। अब क्योंकि ये किताब खुली हुई है तो खुली हुई का मतलब है यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब वही कि सभी बच्चों को पढ़ने का, नॉलेज गेन करने का, रिसर्च करने का अधिकार है, ठीक है ना। एजुकेशन रिसोर्सेज पाने का अधिकार है, रिसर्च नहीं, रिसोर्सेज पाने का अधिकार है। अब ये जो पेंसिल है या पेन है ये क्रिएटिविटी को दर्शाता है कि क्रिएटिविटी आपको कब आती है, जब आप लर्निंग करते हैं, ठीक है। और इस लोगों का मोटो है पढ़े चलो बढ़े चलो,
ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। RMSA, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नेशनल मिशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक, इसमें कुछ कुछ चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। लीडर हमारे मनमोहन सिंह जी थे। अब जब आप RMSA खोलकर देखेंगे गूगल पे तो मोदी जी का भी नाम आपको नजर आएगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार के टाइम पर भी इसका ये है, ठीक है ना, चल रहा है। बहुत सारे चेंजेस किए गए, जैसे 2017-18 तक, तो 2017-18 में कौन थे? मोदी जी थे ना, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। UGC नेट अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो वीडियो के साथ साथ किताब को पढ़ना मत भूलिएगा। किताब को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दी जाती हैं, उसके बाद भी किताब पढ़ना ज़रूरी है, ताकि कोई शब्द अगर आपको समझ में ना आए तो जो आपका डाउट है उसको आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये बड़ा वीडियो हम छोटे शॉर्ट्स में डाल देते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देते हैं। आप चाहेंगे तो अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हैं तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए आप ज़रूर, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आधे अधूरे से आपको कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। UGC नेट एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, ऐसा मन बनाकर हमेशा चलिए, ठीक। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और शिक्षा सब्जेक्ट से अपना संबंध, अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, दृढ़ संकल्प के साथ ये मान के चलिए कि आपकी जय ज़रूर होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।